Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. A very warm welcome to 365 degrees special Eid show. आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये दुआ है हमारी कि इस ईद पे अल्लाह ताला पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल हल करे। आज इस ईद स्पेशल शो में मैं आपको लेकर आया हूँ पाकिस्तान के एक सुपरमैन से मिलवाने। सुपरमैन कहिए, सुपर हीरो कहिए, रॉबिन हुड कहिए, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे मुल्क में लाखों की तादाद में लोग भूखे नहीं रहते। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे मुल्क में बेघरों के लिए सहारा तामीर किया जाता है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से तालीम का जेवर हर किसी को मिलता है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से सेहत से जुड़ी हुई अहम तरीन जो टेस्ट्स होते हैं, जो लेबॉर्ट्रीज के पास जाना पड़ता है, जो बड़ा महंगा खर्चा होता है, ये वो लोग हैं जो मिडिल क्लास की सफ़ेद पोशी को बरकरार रखे हुए हैं। मैं मजीद क्या इनकी तारीफ करूं, बस मैं आपको ये बता सकता हूं कि इनके काम को, इनकी मेहनत को, इनके इक़दामात को देख के हमें मालूम पड़ता है कि अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। यकीनन ये वो लोग हैं जो फरिश्ता सिफत लोग हैं तो दिखने में इंसान, पर काम उनके फरिश्तों से कम नहीं है। मैं आपको लेकर आया हूं आज JDC के एक ओल्ड एज होम में। ओल्ड एज होम वर्ड थोड़ा सा मुझे पुराने ज़माने का लगता है। मैं समझता हूं ये हमारे ख़जाना है, ये हमारे सीनियर्स हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए, और अगर हम इनसे नहीं सीखेंगे तो शायद हमारा मुल्क सही राह पर गामजन नहीं हो सकेगा, सही समत में नहीं आ सकेगा। इसीलिए आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा उस सुपरमैन से, उस सुपर हीरो से जिसका नाम है ज़फ़र अब्बास, और मिलवाऊंगा आपके पाकिस्तान के उन सीनियर सिटीजन से जिनके पास बड़ा खजाना है, बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ी नॉलेज है। लेट्स शेयर इट विद देम। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो जिस सुपरमैन, सुपर हीरो रॉबिन हुड का मैं जिक्र कर रहा था, इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद है। रूह रवां JDC के फाउंडर ज़फ़र अब्बास साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपके कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। ज़फ़र भाई, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जब मैं और एक आम पाकिस्तानी ईद का सोचता है तो वो सोचता है कि मैंने अपने बच्चों को कपड़े दिलाने हैं, नए नोट लेकर आने हैं इनको ईदी देने के लिए, और सबका ख्याल रखना है, लवाजमात पूरे करने हैं। जब ज़फ़र अब्बास की ईद आती है तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या तैयारी होती है, क्या कुछ करना पड़ता है, उसके बारे में बताइए। ज़फ़र अब्बास इस वक्त ये सोचता है कि मुझे रमज़ान में जिस डोनर ने बोला था कि इतने हज़ार बेवाओं तक राशन पहुंचाना है, मैंने वो टारगेट पूरा किया नहीं किया, उस मद का पैसा आया हुआ है वो मुझे बेवाओं को ही देना है। मेरी टीम ने क्या किया क्या नहीं किया, अगर किसी ने शर्त रखी थी कि सिर्फ माजूरों तक ही ये चीज़ जानी चाहिए, फिर उसके बाद हमारे जितने भी सेंटर्स हैं उसमें जो लोग काम कर रहे हैं हमने उनके लिए ईद पे क्या किया। जैसे मुर्दा खाने का स्टाफ है, गुस्ल देने वाली औरतें हैं, दो औरतों के गुस्ल खाने हैं, उसमें काम करने दोनों टीमें, 4 औरतें वो हैं, 4 मर्द गुस्साल हैं, फिर सिक्योरिटी गार्ड हैं, फिर मैयतें रखने वाला स्टाफ है, उतारने वाला स्टाफ है, जो कफन काट रहे हैं, कफन सेट कर रहे हैं वो टीम है, फिर वहाँ का जो एनर्जी डिपार्टमेंट देख रहे हैं। तो एक एक सेंटर में इतने इतने लोग हैं। फिर इसी तरह अगर लैब चले जाएं, दुनिया की तारीख की पहली फ्री लैब है जहाँ खून के टेस्ट हो रहे हैं, मशीनें भी वो हैं जो पूरे पाकिस्तान के किसी प्राइवेट सरकारी अस्पताल में नहीं। अब उन रिपोर्टों पे जो काम कर रहे हैं टेक्नीशियंस कुछ भी हैं हमारे स्टाफ है ना, एम्प्लॉइज़ हैं हमारे, तो हम सारी दुनिया में बात कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं देंगे ईद पे क्या? उनके लिए क्या? उनकी तनख्वाह टाइम पे दे पा रहे हैं हम? चलो हम कुछ नहीं दे पा रहे, तनख्वाह ही टाइम पे दे दें। इस वक्त जो हमारे पास किटें आ रही हैं $4-4 लाख महीना, लोकल डोनेशन है पाकिस्तान में? किसी उस स्टेट का नाम तो बताएं जो कह रहा है मेरे हालात ठीक है। हर बंदा डरा हुआ है, ओ FVR, ओ ये ओ वो, हम दे देंगे। तो हम तो आधे पागल तो हम वैसे ही हो चुके हैं, क्योंकि हमने वो वाला NGOs वाला पैटर्न नहीं अपनाया कि भाई कोविड आ गया है, लॉकडाउन हो गया, अच्छा भाई पैसा दें पैसा दें पैसा दें। हमने कहा राशन लो, लेटर हेड लाओ, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च जितना लिखा होगा हर छठे दिन लो। जब हमने देखा कोविड में सारे अस्पतालों ने एका कर लिया कि 14 दिन मरीज़ रखेंगे कोविड का, 22 लाख रुपए लेंगे, मैंने ऐलान किया जिसके पास बंद अस्पताल पड़ा है मुझे दे दो। हुनैद लखानी मरूम ने अपनी जगह दी। हमने पौने 2 साल ICU, SDU, बाई पाइप, सी पाइप, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, 1 रुपया नहीं लिया। उसी वक्त एक्सपो सेंटर पूरा चला रहे थे हम, आर्मी का फील्ड अस्पताल, 3 वक्त का खाना, सखर का पूरा हम चला रहे थे। तो और भी तो NGOs हैं मुल्क में, अपने अपने हिसाब से करें, लेकिन हमारा ऑपरेशन का लेवल इतना बड़ा होता है, जिस मद का पैसा आया उसी मद में खर्च होगा। सैलाब में 35 लाख बोरे राशन, प्रोफाइल पे लिखा है PCB ऑडिट कराते हैं हम। एयरफोर्स की मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें एक साहब ने बोला हम 1500 बोरे राशन देंगे। मैं बाहर निकला, मैंने उनके अफसर से बोला सर आप सिर्फ जगह तो 2 लाख बोरे में दूंगा।
उन्होंने मुझे एक जगह दी अपनी बेस की, वो 25,000 बोरे आए खाली वहाँ पर। फिर नश्तर पार्क उन्होंने मुझे एक दिन में करा के दिया, हमने मशीनें लगा दी, दाल की पैकिंग, चावल की पैकिंग, चीनी, क्योंकि वो इतनी जदीद मशीन हमने ली हुई है कोविड से। आपने ऊपर से बोरा डाला नहीं कि नीचे से उन्होंने 30 सेकंड के अंदर उसके 2-2 किलो वाले 25 पैकेट बना दिया, पैक करके बाहर निकाल दिया। कंपनीज को फ़ोन किया भाई मिलों को, भाई आप 25,000 आटा चाहिए, 1,000 बोरे के 25 ट्रक। इस मिल ने बोला 2 मैं भेज रहा हूँ, 2 मैं भेज रहा हूँ, 2 मैं भेज रहा हूँ। पता चला 13 कंपनियों से आटा भी आ गया। 700 लेबर थी, 2 दिन के अंदर पैक करके छुट्टी। उधर से रेंजर्स ने बोला हम काम कर रहे हैं। हमने कहा हमने तो चाहिए ही बाजू। हमने फ़ौरन 50,000 बोरे सिंध रेंजर्स को दिया, PIB क्रिकेट स्टेडियम भर दिया, उसकी सीढ़ियाँ भर दी। नेवी ने कहा 25,000 बोरे हम दे सकते हैं, हमारे पास हैं, C-130 भी हैं, हमारे पास कश्तियाँ भी हैं। 25,000 उनको कारसाज पे दे दिया, पहुंचा दिया तैयार करके। SSU मकसूद मेमन साहब की टीम कमाल काम कर रही थी। अच्छा, सिंध में नहीं, इनकी टीम चमन के बॉर्डर तक, तो डेली 400-400 ट्रक इनके थ्रू भिजवाए। पाकिस्तान आर्मी को खैमे, मच्छरदानियाँ, तकरीबन 5 लाख के करीब गर्म कपड़े, जैकेट्स, ये सब मिला के जो काम कर रहा था सबके साथ हम जुड़े। फिर जो DCs के साथ हमने किचन लगाए थे, एक वक्त में 25-25 हज़ार लोगों का खाना दिन में 3 टाइम। मजाक है क्या? हमें ऑफर नहीं कर रहे थे बैंक सैलाब में कि भाई फला NGO ने 10 अरब रखवाएं, हम उनको 25% प्रॉफिट देंगे, 2.5 अरब रुपए सालाना। आप 40 करोड़ मंथली के हिसाब से हमसे लीजिए और अपनी वेलफेयर करें। हमें ऑफर नहीं थी क्या? ज़फ़र भाई ये बताइए, आपने कई 100 अरब का तो सामान तकसीम कर दिया, इमदाद कर दी, इलाज करा दिया, लोगों की तालीम पे खर्च किया। ना ज़फ़र अब्बास ने बड़ा घर लिया, ना ज़फ़र अब्बास ने बड़ी गाड़ी ली, ना उसने कोई डिफेंस में नया बंगला लिया। लोग हैरान होते हैं कैसे पॉसिबल है। देखिए, मैं अगर उस इलाके से बाहर निकलूँगा, पहली बात ये तो मुझे माफियाज मार देंगे। माफियाज से मुराद ये होता है, जैसे मैंने फ्रूट माफिया से पंगा लिया, आप क्या समझ रहे हैं? मेरे कहने पर अगर फ्रूट, पूरे शहर ने फ्रूट नहीं खरीदा 2 साल पहले 3 दिन तक, और जब मैं चौथे दिन पहुंचता हूं उस फ्रूट वाले के पास कि भाई आज क्या रेट है, सरकार ने लिस्ट में आज का रेट दिया केले का 130 रुपये दर्जन, तुम कितने का दे रहे हो? तो केला वाला हंसते हुए बोलता है आज भी 600 रुपये दर्जन है, जो करना है कर लो। तो जब मैं वहाँ खड़े होकर बोलता हूँ ना कि मैं मज़ीद 3 दिन बढ़ा रहा हूँ, तो उसके बाद जो मेरे घर पे कॉलें आती हैं, वीडियो मैंने जारी की कि मेरा पीछा किस तरह हुआ है, नुमाइश से लेकर यहाँ आए सोराब गोड, फिर मेरे वहाँ से मेरे ऑफिस के बाहर कैसे खड़ी, उन टीमों ने कैसे एक दूसरे को इशारा किया, वो कैसे मेरे घर तक आए। चूँकि मेरी गली में कैमरे लगे हैं, गली कोने पे सिक्योरिटी गार्ड है, तो फिर एक माफिया थोड़ी के इलेक्ट्रिक से किसने 6.5 लाख पोल बर्थिंग कराई है? करा ली थी ना कोई सियासी पार्टी। मैंने FIR कटवाई, उनके मालिकान के नाम से कटवाई कत्ल की। तुम्हारा काम बिजली देना है, तुम्हारा काम हर घर के बच्चे को खींच के पोल से चिपका के तड़पा के मारना नहीं है। डिफेंस के वो 3 जवान याद है, उनकी बाइक चिपकी रही 4 घंटे तक। जब करंट का जोर कम होता था, एक बच्चा उठता था प्लीज़ बचाओ, फिर गिरता था, फिर दूसरा उठता था, फिर तीसरा। 4 घंटे कोई बचा ही नहीं सका। तीनों घरों में लाशें भेज दी। ऊपर वाली मंजिल का जो था इकलौता था, आखिरी मंजिल का इकलौता बच्चा था, बीच वाले के 2 भाई थे। मैंने स्टैंड लिया। माफियाज हैं ये, आप क्या समझ रहे हैं? डंपर माफिया के खिलाफ कोई और क्यों नहीं बोलना मेरे अलावा? भाई मैटर ये है कि देखें, मेरा अपना बिजनेस भी है, आज से नहीं है 20 साल से, मेरे अपने कारोबार भी हैं, सब कुछ। लेकिन मैं अगर यहाँ से बाहर निकलूँगा कि मुझे मार देंगे। अभी अली शेखानी मुझे 40 करोड़ रुपए का बंगला दे रहा था, वीडियो के सामने दे रहा था। उसने बेशुमार आईफोन लाया 16, सबको दिए, पूरे ऑफिस को, मेरे हर लड़के को दिए। उसने फिर फाइल निकाली, बोला मैं अपने बड़े भाई को गिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा खोली फाइल, मैंने कहा पागल हो गए हैं, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया, मैं दुनिया को दे सकता हूँ, मैं आपसे क्यों लूँगा? नाराज़ हुए वो, बहुत नाराज़ हुए। मैंने कहा बात ये नहीं है, अगर मैं झूठ मूठ भी आपको वीडियो में ले लेता हूँ तो भी यार मैं ये आसान, मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लोग ज़फ़र अब्बास से एक और सवाल पूछते हैं कि इतनी शोहरत, इतना नाम, इतना काम करने के बाद अमूमन लोग सियासत की तरफ आते हैं। कब बनेगा ज़फ़र अब्बास हमारा वज़ीर आज़म? आप देखें, जब हमें समाजी काम नहीं करने दिया जा रहा खुल के, देखिए ना, अगर आज मैं बार बार अपील कर रहा हूँ 4 सूबों की हुकूमत से कि भाई आप मेरे साथ जुड़ें। अगर मैं कराची जैसे मेगा सिटी की जान लैब माफिया से छुड़वा सकता हूँ, ये 17-18 रुपए वाला खून का टेस्ट बेचारे अपना जेवर बेच के 20-20 हज़ार में कराते हैं, जब मैं 15-17 महीने से फ्री में पूरे शहर के खून के टेस्ट कर रहा हूँ, चाहे आपका इलाज आगा खान में हो रहा है, लियाकत में हो रहा है, OMI में हो रहा है, जिन्ना में हो रहा है, सिविल में हो रहा है, बासी में हो रहा है, या 1.5 लाख क्लिनिक जो शहर में है, कहीं भी हो रहा है। अगर तुम किसी NGO के भी अस्पताल में हो और तुम्हें डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए 12 टेस्ट जिसकी मालियत 84,000 है, 30,000 है, 15,000 है, आंख बंद करके आओ, यहाँ लाइन में लगो, सैंपल दो, घर पहुँचने से पहले रिजल्ट आ जाएगा। और उन मशीनों पे आएगा जो पाकिस्तान के किसी अस्पताल में नहीं है। छोटा दावा था, करके दिखा दिया। ऐसी थोड़ी पिछले साल रमज़ान में ऑस्ट्रिच रो रहे थे सब मिलके, ऑस्ट्रिच से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, याद रखिएगा। जब उन्होंने देखा कि हमने पूरे महीने शोर किया, पेड कैंपेनें चलाई और ये शख्स नहीं घबराया और ये बोलता रहा मैं खिलाऊंगा, मैं नहीं खिला रहा, ये खिला रहा है, ये खिला रहा है, इसको अल्लाह ने दिया है, ये सेठ है, ये खिला रहा है, आप किस हैसियत में एतराज़ कर सकते हो?
आप एतराज करो अपनी हुदूद में, जो आपका घर है, जिसके अंदर आपका पैसा लग रहा है। एक शख्स कह रहा है, मेरा दीन मुझसे कह रहा है जो खुद खाओ दूसरे को खिलाओ। तो वो शख्स कह रहा है इनको अच्छे खाना खिलाओ, मुर्गी खिलाओ, चरगा खिलाओ। मैं बोलूँ नहीं, मैं जफर अब्बास हूँ तो मैं इनसे ये छीन लूंगा, इनको दाल खिलाऊंगा, इनके कपड़े फाड़ दूंगा, इनके मुंह पे कालिक मल दूंगा। नो। तो बात ये, उन्होंने प्रोपेगेंडा, बेसिकली उनको शुतुरमुर्ग से दुश्मनी नहीं थी, उनको दुश्मनी थी इदारे की साख डैमेज करो। इसने अब तक इतने से अरसे में 13-14 फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए, यहाँ से लेकर सियालकोट तक। इसने दुनिया की महंगी तरीन अरबों रुपए की मशीनें लगा के कायदे आजम के मज़ार के गेट के ऊपर लिख दिया है कि आइए यहाँ पर फ्री में खून के टेस्ट कराए, आमने सामने ना, बिल्कुल कायदे आजम के मज़ार के। ये छोटा गेम तो नहीं था। हमने पाकिस्तान की तारीख के 2 सरकारी स्कूल लिए, गवर्नमेंट से दीवारें मिली हुई थी, बीच की दीवार गिराई, पाकिस्तान की तारीख का पहला ओ लेवल स्कूल बना दिया। गरीब का बच्चा जिस दिन स्कूल में दाखिल होता है उसको टच लैपटॉप गिफ्ट किया जाता है। बीकन हाउस की प्रिंसिपल है, तमाम टीचर्स बीकन हाउस की हैं। अब उन टीचरों ने, प्रिंसिपल ने उस ठेले वाले के बेटे को वही प्रोटोकॉल देना है जो किसी मिनिस्टर का बच्चा जब 2.5 साल का स्कूल में आकर होता है तो कैसे सीने से लगा के रखती है 5 घंटे, तो ऐसे इस गरीब के बच्चे को सीने से लगाना है। जफर भाई, सोसाइटी का जो हाल है इस वक्त, चाहे मनशियात फरोशों की भरमार हो, चाहे हम जानते हैं बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात हों, हर बुराई उरूज पे है। सबसे बुरे काम करने वाला सबसे ज़्यादा इज्जत वाला समझा जाता है। इस सोसाइटी की बेहतरी के लिए आप क्या कहेंगे? सर देखिए, मैं पिछले, आपको फिर वहीं लाऊंगा, अगर पिछले साल रमज़ान में जिस तरह पैसा खर्च करके जेडीसी के ख़िलाफ़ कैंपेनें चली कि अच्छा खाना खिला रहे हैं, अच्छा खाना खिला रहे हैं, अच्छा खाना खिलाने को लानत बना दिया। जितनी बड़ी शरारत हुई थी, मेरे अलावा कोई और होता ना, वो बोलता भाई अरे भाई मैं किसी एक ब्रांड की वीडियो बना दूं, मुझे करोड़ों रुपए मिलते हैं। मैं बोलूँगा ठीक है भाई, जेडीसी बनाने से पहले आधे कराची की पाकोला की डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास थी भाई। मैं माज़ा इंटरनेशनल का पाकिस्तानी दुनिया का सबसे कम उम्र नेशनल सेल्स मैनेजर था 21 साल की उम्र में भाई। मेरे अंडर में 40 साल के एक्सपीरियंस वाले पेप्सी कोक के रीजनल मैनेजर मेरे अंडर में काम करते थे। मुझे क्या पड़ी हुई है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ पाकिस्तान में समाजी कामों के अंदर से लिसानी तासुब और फ़िरक़ावारियत निकालूं। मेरा दिल फट गया था जब मैं 2010 के सैलाब में गया और इतने पानी में लोग डूबे हुए यार। उनसे सवाल हो रहा है कि जी फला कौन है, तो अगर 22 में से 2 ने हाथ उठाया, ये आपका राशन है, तो बाकी 20 कह रहे हैं हम भी तो डूबे हुए हैं, हमारी भी तो सारी गाय मर गई, बैल मर गए, माँ वो बैठी दरख्त पे, चढ़ाई पे बैठे हुए बच्चे मेरे। फिर आइए आप झूठ बोल के ले लीजिए या फिर। तो मैंने फिर इदारा बनाया, मैंने कहा ऐसा इदारा बनाऊंगा कि जो किसी बेवा से अगर वाकई बोल रही है कि मैं इद्दत से उठ के आ गई हूँ, महीना हो गया शौहर को मरे हुए, जो कमाते थे वही खर्च होता था, ये मेरे 3 भूखे बच्चे हैं, राशन, किराया, इनके स्कूल की फीस, ताकि मैं अपनी इद्दत तो पूरी कर लूं, उसके बाद मैं झाड़ू भी लगा लूंगी, पोछा भी लगा लूंगी, फैक्ट्री में भी नौकरी कर लूंगी, मुझे इतना तो दो। मैं उससे क्यों पूछूं कि बहन मैं आपको दे तो दूंगा, मेरे डोनर ने बोला है अपने मसलक के अलावा मत देना। बहन तेरी जबान पंजाबी है, मेरी तो उर्दू है। नो। तो मैंने इस सिस्टम के खिलाफ काम किया। जफर भाई, मेरी दिल की एक आवाज़ ख्वाहिश आपके सामने रखता हूँ, हम कब सिंधी, बलोची, पठान, पश्तून से पाकिस्तानी बनेंगे? कब तासुब का ये बुत टूटेगा पाकिस्तानियों के दिल में से? इसके ऊपर आप मुझे थोड़ी सी रोशनी डालिए। आप सहाफ़ी थे जब सैलाब आया था 2022 का, जब मैंने यहाँ से लाखों बोरे सिंध राशन भेजा, तो वहाँ से मेरे खिलाफ क्या कैंपेन शुरू हुई कि ये तो उर्दू स्पीकिंग है, ये यहाँ क्यों भेज रहा है? यहाँ से क्या हुई कैंपेन कि ये हमारा कराची के पैसा वहाँ क्यों भेज रहा है? मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा यार आफत आई है, कल को खुदा ना खास्ता कराची पे सुनामी आ गया तो क्या करोगे? कहाँ से आएगा 6 करोड़ लोगों का खाना? अफसोस तो ये 6 करोड़ की आबादी वाले शहर को कोई मानने को तैयार नहीं। हर मर्दमशुमारी में कभी 1.5 लिख देते हैं, फिर आधे घंटे बाद कहते हैं अच्छा 2 कर दें, फिर लोग शोर करते हैं 3 कर देते हैं। ओ भाई, यहाँ पर तो करोड़ों पख्तून, करोड़ों सिंधी, करोड़ों पंजाबी, करोड़ों सराइकी, और फिर उसके बाद 6-6, 8-8 मिलियन तो अफगानी, बर्मी, बंगाली हैं, उसके बाद उर्दू स्पीकिंग है। सच क्यों नहीं बता रहे? सच बताओ ताकि इस शहर को भी वैसे ही पैसा मिले, अस्पताल बन जाएं, स्कूल बन जाएं। ये शहर बड़ा शहर है, गुलदस्ता है, एक पूरा मैं कहता हूँ गुलदान है जिसमें हर तरह के फूल लगे हुए हैं। लेकिन मज़ा इसमें आ रहा है ना कि आज लड़वा दिया पख्तून को पंजाबी से, सिंधी को महाजिर से, सुन्नी को शिया से, बरेलवी को देवबंदी से, देवबंदी को अहले हदीस से, अहले हदीस को। ओ भाई ये कब ख़त्म होगा यार? तला भाई आप मेरे साथ आप बोलोगे ना जफ़र अब्बास ये सबसे हल्का मुल्क है, यहाँ चलते हैं। अरे मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। आप इराक जाइए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इराक जाइए, आप लाइन में लगे होंगे, आपके बराबर में अफगानी खड़ा होगा, शायद पीछे इंडियन खड़ा होगा, इधर बंगाली खड़ा होगा। जैसे ही आपकी एंट्री होगी आप बाहर निकल होंगे ना,
वो आपको बोलेंगे ए मिस्टर, आपको बुलाएंगे, बोलेंगे पासपोर्ट, आप बोलेंगे जी हो गई इमिग्रेशन, तो बोले पासपोर्ट कहाँ लेके जा रहे हैं, ये तो जमा कराएं। जब वापस आएंगे तो अपने मंदूब को फ़ोन कीजिएगा, वो आएगा, वो आपको पासपोर्ट दे देगा, जमा करो। आप बोलोगे अच्छा शायद सबके साथ होगा, अब आप हाथ बांध के देखिएगा, ना बंगाली से लेंगे, ना बर्मी से लेंगे, ना अफगानी से लेंगे। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात करता हूँ, खुदा के वास्ते ये जो लोग असल में जब तक अब ये नया सिलसिला जो सोशल मीडिया पैसा दे रहा है ना, कि आप कंटेंट दीजिए यूट्यूब पे, अपने लोग बढ़ाइए, आप महीने का $3 लाख लें, 4 लाख। अब जिनके पास कंटेंट नहीं है वो क्या बेचेंगे, वो यही तो बेचेंगे, ये काफिर, वो काफिर, उसको काट दो, उसको ज़िबा कर दो। ओ भाई, जिनको भी ज़िबा कर रहे हो तुम, उनकी बेवाओं को जाके मैच कर लेना, अपनी बेवाओं को खड़ा करना, उनकी और दर्द गिनना सेम है। किसी को कोई नहीं पूछता उछता, शौहर को बड़े शान शौकत से जनाजा उठा के दफना देते हैं, ये हमारा शहीद है। उसके बाद उसकी बेवा, उसके बच्चे, बाप तो डॉक्टर था, लिसानी तासुब में मार दिया, मसलकी तासुब में मार दिया, डॉक्टर के बच्चे सरकारी स्कूल में। हाँ, डॉक्टर जो कमाता था वो महीने का था, कोई रईस जागीरदार थोड़ी था, बैकअप थोड़ी है कुछ। उन बच्चों का तो सोचें जो बीकन हाउस से निकल के डायरेक्ट आए पीले यूनिफॉर्म वाले स्कूल में, वो चकरा जाएंगे। हमारी मिस को इंग्लिश नहीं आती। क्या है जेडीसी का अगला मिशन? कौन सी ऐसी ख्वाहिश जो आपकी पूरी नहीं हुई? कहाँ होगा जेडीसी 5 साल के बाद? इसका क्या जवाब देंगे? जेडीसी का सिर्फ एक ख्वाब है कि मैं कल सुबह उठूं, रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुकी हो, मैं अपने हाथ से इस इदारे को ताला लगाऊं। मेरा कोई ऐसा मिशन नहीं है कि 10,000 ओल्ड एज होम हो, 600 मंजिला अस्पताल हो। मैंने जितनी महंगी लैब बनाई ना, इसमें 25-25 मंजिला 5 अस्पताल बना सकता था फ्री वाले। मैंने गेम, मुझे खेलना ही नहीं है गेम। मैंने सीधी बात की कि तमाम कराची के अस्पतालों के मरीजों आओ और इस लैब से टेस्ट करा लो फ्री में, रोज आना। ज़फ़र भाई, आप इतना काम करते हैं, जो नीम हकीम या नीम NGOs होते हैं, इसका खात्मा कैसे होगा? इन्हें हम कैसे शिकस्त देंगे? शिकस्त आप ऐसे नहीं दे सकते। आप यकीन जाने, मुझे मेरे डोनर ने एक NGO का नाम भेजा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये NGO काम कर रही है और हम लोगों ने इसको यहाँ से UK या USA, कनाडा से हमने इनकी फंड रेजिंग में $2 मिलियन करके दिए। पिछले साल की बात है। मैंने कहा मैंने इस NGO का खुदा की कसम नाम ही आज पहली बार सुन रहा हूँ, पहली दफ़ा। कह रहे नहीं, ये तो सबसे फाल NGO। बात यह है कि NGO भी एक धंधा बन गया ना। आप 2 दस्तरखान लगा के एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेके बैठ जाइए बस। अब मुल्क में ज़लज़ला आए, सैलाब आए, आंधी आए, कोविड, आप सबका पैसा लेते रहिए, क्योंकि स्टेट आपसे नहीं पूछेगी कि 2022 में आपका माहाना डोनेशन आता था बिलफर्ज 20 करोड़ रुपए, आपने लिया 25 अरब रुपए सैलाब के नाम पे। सैलाब वालों के लिए तो आपने 1 रुपए का सामान नहीं भेजा, पैसा कहाँ है? लाओ ना, जरूरत हमारे जैसी। हम तो PCB ऑडिट कराते हैं, हम तो रियासत पाकिस्तान को कहते हैं कितनी फीस है PCB के, वो कहते हैं 10 लाख 20 लाख 25 जमा कराते हैं। इस्लामाबाद से टीमें आती हैं, 15 दिन बाहर हो जाते हैं, खुला नंगा ऑडिट करते हैं कि क्या ये राशन ज़बान पूछ के देते हैं, क्या ये राशन मसलक पूछ के देते हैं, क्या ये राशन मज़हब पूछ के। तो भाई मैं तो आने वाले नौजवानों के जहन चेंज कर देता हूँ। मेरे पास दिन में कम से कम 20 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आते हैं। अब तो हर यूनिवर्सिटी को असाइनमेंट मिलता है ना, बच्चों को जाना तो पड़ेगा। तो वो सबसे पहला नाम ही JDC रख देते हैं कि हमें यहाँ जाना है। मैं उनकी सोचें चेंज कर देता हूँ कि भाई भूखा भूखा है, बीमार बीमार है। कैंसर की तकलीफ जितनी फला ज़बान वाले को होगी उतनी फला ज़बान वाले को होगी, जितना फला मसलक वाले को होगी जितना उतना ही। किसी के बच्चे को 2 साल के बच्चे को ब्रेन ट्यूमर हो जाए और डॉक्टर बताए इस बच्चे की ज़िंदगी 6 महीने, दर्द मैच कर लो हर एक का। राइट ज़फ़र भाई, आपसे गुफ्तगू हुई है। यहाँ एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे व्यूअर्स, यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स मेरे साथ बैठे हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे इनका विजन क्या है, इन्होंने कौन सा पाकिस्तान देखा था अपनी जवानी में, बहुत सारे अभी भी यहाँ जवान हैं, और अब कौन सा पाकिस्तान देखना वो चाहते हैं, क्या उनका विजन है, क्या उनकी ख्वाहिश है। आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस। प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में आपको वेलकम बैक कहूँगा, और मेरे साथ वो सीनियर सिटीजन्स इस मुल्क के बैठे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बड़ा सुनहरी दौर भी देखा है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े कमाल एक्सपीरियंसेस देखे हैं। मैं चाहूँगा कि उनके साथ वो लम्हात शेयर करूँ, आप तक भी पहुँचाऊँ और इनसे पूछूँ कि इनके दिल में क्या है, कैसा पाकिस्तान वो देखना चाहते हैं, आज के नौजवानों को क्या मिसाल बताना चाहते हैं, किस तरह उनको रहनुमाई मुहैया करना चाहते हैं। इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे इनसे। और आप जानते हैं ईद का भी समा है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। जज़ाकल्लाह। अब इनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या है इनका विजन, कैसा होगा आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए इनकी नज़र में, और क्या हमें अपनी अंदर बेहतरी लानी चाहिए, क्या तब्दीलियां लानी चाहिए टू मूव फॉरवर्ड फॉर अ बेटर पाकिस्तान। चलें जी, गुफ्तगू शुरू करते हैं।
पाकिस्तान को एक एग्रीकल्चर के हिसाब से दुनिया में नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा एग्रीकल्चर होगा उतनी पैदावार अच्छी होगी, तो यहाँ खाना पीना भी सस्ता मिलेगा, गरीब भी खा सकेगा। दूसरी ये इंडस्ट्री तो पाकिस्तान की अच्छी है ही, बाकी जहाँ तक रोज़गार का सवाल है वो तो प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आला और चीफ मिनिस्टर ही तय करेंगे। टेक्निकल के हिसाब से तो इनको मैं कहता हूँ यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह भी ऐसी लगनी चाहिए जिससे तकरीबन रोज़गार भी मिले, लोगों को काम मिल सके और आगे जाकर वो कुछ कर सके। यहाँ के तकरीबन यूनिवर्सिटी के भी लड़के लोग भर्ती करे जा रहे, पास होते जा रहे, लेकिन नौकरी नहीं है इन लोगों के पास, समझे ना। इससे बेहतर यही है कि वो बेचारे कहाँ जाए। इस वक्त भाई कहता पढ़े लिखे लोग भी जो है ना स्लो जॉब कर रहे हैं, उनकी नौकरी तक कर रहे हैं आजकल। मैंने तकरीबन बहुत काम किया है। मैंने सबसे पहले मैं सेरामिक्स का बाकायदा डिप्लोमा है, मैं वो बाकायदा लैब के अंदर मैं पूरे टेस्ट करता था मैं, समझे ना। और दूसरी बात ये है कि सेरामिक्स में फिर मैं वहाँ से सऊदी अरब चला गया। मैं सऊदी अरब में बाकायदा 6 साल जॉब की मैंने, फिर उसके बाद वहाँ से फिर मैं पाकिस्तान आया। पाकिस्तान में फिर मैं तकरीबन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरा खोला मैंने। फिर उसके बाद तकरीबन ऑटो पार्ट्स की शॉप खोली है मैंने, लेकिन मिला बहुत कुछ है। फिर लास्ट में मैंने जो है डिस्ट्रीब्यूटर पूरा कराची का बना हूँ मैं, और तकरीबन 3रे नंबर पे था मैं इस वक्त। और तकरीबन ये ऑटो पार्ट्स की भी शॉप खोली हुई है, उसका भी डिस्ट्रीब्यूटर था मैं। इसलिए आगे बढ़कर भी जो है ना पीछे रह गए। पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनतों से वजूद में आया, जिसके लिए हमारे आबाद-ए-अजदाद ने बहुत अजीम तरीन कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान को हासिल किया। और हम ये कहना चाहेंगे कि इस पाकिस्तान के लिए हमें अनथक मेहनत करनी चाहिए। इसके किसी भी नुकसान का न सोचना चाहिए, बल्कि इसको जितना भी बना सकते हैं कोशिश करेंगे उसके लिए उसको बनाएं, तरक्की की तरफ गामजन करें। इस ईद पर मैं अपने पाकिस्तान भाइयों से ये कहूँगा कि अंत तक मेहनत करें पाकिस्तान के लिए, अपने महकमे के लिए जिसमें काम करते हैं, और ज़्यादातर इस महकमे के लिए पाकिस्तान का नाम रोशन होना चाहिए बस। मुझे फ़तेह मुज़म्मिल कहते हैं और मैं ओल्ड एज होम में 2 साल से रह रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम है, हर चीज़ की वो है, कोई तकलीफ़ नहीं है, सब यहाँ भाइयों की तरह से रह रहे हैं। थोड़ी बहुत तो खैर होती रहती है, लेकिन फिर हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं खुद ब खुद। यहाँ बहुत अच्छा हर चीज़ का इंतज़ाम है। तो बाकी ये पिकनिक पे भी लेके जाते हैं और आने जाने की कोई पाबंदी नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा लोगों से, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इसको बनाने के लिए, और अब नई जनरेशन से है कि आप मेहनत से काम करें, जिस तरह हम लोगों ने करके इसको यहाँ तक पहुँचाया है। अब आप लोगों की है कि आप लोग इसको ऊपर तक पहुँचाएँ। यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान। इस चीज़ को मानना चाहिए। जो देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, उस ख्वाब को एक रोज़ हकीकत है बनाना। ये सोचा जो तूने तो हंसा तुझ पे ज़माना, मारा वो तूने दांव कि दुनिया भी गई मान। वो काम करें जो कि कायद-ए-आज़म ने बताया, लियाकत अली ख़ान ने करके दिखाया, अल्लामा इकबाल ने तो सोचा था लेकिन इन लोगों ने करके दिखाया। और इसी तरह मैं अपने सब भाइयों से कहूँगा, अब आने वाले अपने बच्चों से कहूँगा कि आप लोग भी मेहनत और लगन से काम करें। और सॉरी थोड़ा सा मैं अपने जो मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी है उसके अंदर ये है कि रिश्वत अगर कम हो जाएगा तो ये मुल्क और तरक्की करेगा। उसके लिए ये है कि आप लोगों की तनख्वाहें थोड़ी बढ़ाएं और थोड़े से उनके पावर्स को कम कर दें। ये अरशद रिजवी का हाइपोथेसिस था जो कि उनकी किताब में भी लिखा हुआ है उन्होंने। मेरी तरफ से पूरे मुल्क, पूरे सबको ईद मुबारक हो, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपस से मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। ईद का दिन
हम है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। सब लोग आपस में एक दूसरे को गले लगाएं, उससे जो दिल की कदूरत है वो जाती रहती है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हाथ मिलाइए, मोहब्बत बढ़ती है, दिल मिलाइए, कदूरत जाती रहती है। मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी इस्लामाबाद से है। मैं एटी कैम्प में एंटी टेररिज्म असिस्टेंट के कैम्प में एस कैम्प बॉस था। मेरा कहना है अगर पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहते हैं, लोगों पर इन्हिसार करना और सहारे लेना छोड़ दें। अब सिर्फ अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखें और अपने ऊपर भरोसा रखें, वरना इस पैथेटिक सिचुएशन और मायूस कुन हालात से हम नहीं निकल सकते। मेरा आप लोगों के लिए पैगाम है, अल्लाह ताला पर यकीन करें और अपने ऊपर भरोसा करें, ताकि मेहनत करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल होगा। आई रिटायर्ड फ्रॉम पीआई से मैं रिटायर हुआ हूँ और एक अच्छा दौर गुजारा है वहाँ पे और पाकिस्तान के लिए मेरी दुआ है कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करे और अच्छा दौर आ जाए। और मैं आई वांट टू सी पाकिस्तान आर रिस्पेक्टफुल पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काज़िम हैदर है। जीडीसी ओल्ड होम में मुझे आए हुए यहाँ 7 महीने हो गए। हम लोग सिर्फ एक फैमिली की तरह हैं। और दूसरे ये है कि मैं पाकिस्तान के लिए चाहूँगा कि हम लोग जितना भी एफर्ट कर सकते हैं इस मुल्क को बनाने के, स्पेशली यूथ जो है, दे शुड वर्क डे इन डे आउट फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री। दूसरे मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि लैंड जो है फ्री ऑफ करप्शन हो। दूसरे और इसके अलावा भी कई मसाइल हैं जिसमें पानी की बहुत शदीद कमी है, एजुकेशन ग्रास रूट लेवल पे हमारी नहीं है, फंड्स बहुत कम एजुकेशन के लिए रिलीज़ होते हैं। बस इसके अलावा भी मैं ये भी चाहूँगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्ट्रेस किया जाए हम लोगों को। हमारी यूथ आइडल है, जॉब्स नहीं मिलता है, MBA की डिग्रीज लेके, CA की डिग्रीज लेके उनको नौकरियां नहीं मिलती। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है। मेजॉरिटी ऑफ द आपकी स्किल्ड लेबर है वो पाकिस्तान से बाहर जा रही है, जिससे हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। जितने भी मेरे साथी हैं ये ओल्ड होम के हैं, उन सबको मेरी तरफ से ईद की दिली मुबारकबाद और एहलियान वतन को भी ईद की दिली मुबारकबाद। हम लोग एक कौम की तरह रहें, एक दूसरे के दुख सुख को शेयर करें और कोई ऐसी बात ना करें जिससे दिल आज़ारी हो, और कायदे-ए-आज़म के पाकिस्तान की जितने भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसको उतना ही आगे लेके जाएं। मेरा नाम हैदर रिजवी है, मैं टीचर, और यूथ के लिए बस यही पैगाम है कि बी पेट्रियाटिक, अपने मुल्क से प्यार करो और यहाँ से ब्रेन को एक्सपोर्ट करना बंद कर दें और जितना हो सके लिटरेसी रेट बढ़ाएं, बिकॉज लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेसी एंड पेट्रियाटिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ कंट्री। बस। और वेस्टर्न कंट्री से इम्प्रेस होना छोड़ दें, क्योंकि हमारे पास बहुत हर चीज़ मौजूद है, उसको एक्सप्लॉइट करना बहुत ज़रूरी है। जो एजुकेशनिस्ट हैं वो इम्प्रेस होना अगर छोड़ दें ना बाहर से, तो वेस्टर्न कंट्री से, क्योंकि बाहर का जो अमेरिकन बच्चा है वो ये नहीं कहता कि मुझे फ़लानी जगह जाना है। आपका बच्चा जैसे 12वीं में आता है, क्लास 12 में आता है, वो कहता है फटाफट जी मैंने जी कहाँ जाना है बेटा, मैंने कनाडा जाना है या मैंने अमेरिका जाना है। वो मुल्क को छोड़ने की बात करता है, वो मुल्क में रहने की बात नहीं करता। जब तक मुल्क में रहोगे नहीं, वी कैन नॉट प्रोग्रेस सवाल ही नहीं पैदा होता। दे हैव जस्ट स्पॉइल्ड देयर टाइम वेस्ट किया है और पढ़ा नहीं है, बिकॉज दे आर बेसिकली रनिंग बिहाइंड मनी टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। आप काम करोगे ना तो पैसा खुद ब खुद आपके पीछे आएगा। एजुकेशनिस्ट आर रनिंग बिहाइंड मनी। एजुकेशन को इम्पार्ट करने के पीछे नहीं जा रहे, वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो उनको पैसा मिल जाता है, वो घर चले जाते हैं। नहीं, जस्ट बी हैप्पी एंड बी रिलैक्स, दैट्स इट। और कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल टॉप पे रखना है। अमेरिका से इम्प्रेस होना छोड़ दो, यूरोप से इम्प्रेस होना छोड़ दो, हमारे पास सब कुछ है। हम जैसे इम्प्रेस होना छोड़ देंगे तो वी विल कॉन्सेंट्रेट इन आवर ओन कंट्री। हमारे पास अभी जो है ना, हम ओन कंट्री के नाम की कोई चीज़ नहीं है हमारे पास दिमाग में, या तो USA है या यूरोप है। हेल्थ का स्टैंडर्ड, बस हेल्थ तो वो तो भाई आप अगर आपका ब्रेन हेल्दी है तो आपका फिजिक भी हेल्थ होगा ना। आपके ब्रेन में जब करप्शन भरा हुआ है तो आपकी फिजिक कहाँ से हेल्दी होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। करप्ट माइंड विल ब्रीड अ करप्ट बॉडी। आप हेल्दी रह नहीं सकते जब तक आपका माइंड पॉजिटिव नहीं सोचेगा और अच्छी बातें नहीं सोचेगा। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। इस खूबसूरत प्रोग्राम का इख्तिताम आ चुका है। यकीनन आप जान चुके हैं, देख रहे हैं
कि जिस तरीके से JDC इस ओल्ड एज होम में इंसानियत की खिदमत कर रहा है, इस तरह वो ज़िंदगी के हर मैदान में, हर जगह पे इंसानियत की खिदमत में इस वक्त लगा हुआ है। मैं यही अपील कर सकता हूँ आप तमाम देखने वालों से, बढ़ चढ़ कर JDC का साथ दें, क्योंकि यकीनन आपकी और JDC की जब ताकत मिलेगी तो हज़रत इंसान का बड़ा फ़ायदा होगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। I'll see you soon. Until then, अल्लाह हाफ़िज़।